हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं? आगे तुम सारे लोग मुंह उठा के पढ़ने के लिए। वेरी गुड। तो कल हमने बच्चों आपको डेविएशन पे बेस सवाल करवाए थे, आपको उनको करके बहुत मजा आया होगा। नहीं मजा आया तो तुम बाढ़ में जाओ। ठीक। तो आज की क्लास में हम अब देखो, इस शीट में बस आपका एक आखिरी कंसेप्ट रह गया, सक्सेसिव। बाकी सब हो चुका है मेरे, आपका मतलब ये चैप्टर अब समाप्त होने की तरफ है। चैप्टर लगभग खत्म होने ही वाला है अब। ठीक है जी। तो बच्चों हम शुरू करेंगे। अब देखिए, आप कहोगे सर ये इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल तो आपने करवा दिए, फिर से क्यों करवा रहे हो? हैं, ये तो सर आपने करवा दिया 100 मान के। प्यारे बच्चे, मैंने आपको पहले सवाल करवाए थे 100 मान के। आज मैं इन सवालों को आपको सिखाऊंगा डेविएशन से। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान सुनेगा। बच्चों, हम ये बात जानते हैं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये जानते हैं। आय बराबर खर्चा प्लस बचत, प्लस आ रहा है बीच में। जहां प्लस है वहीं डेविएशन है। बोला है गीता की बचत उसके खर्च के 28% के बराबर है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7/25। 4% 1/25, 28% 7/25। तो गीता की जो बचत है, जो सेविंग है, वो उसके खर्च का 7/25 है। यानी कि गीता अगर 25 रुपए खर्च कर रही है तो गीता 7 रुपए की बचत कर रही है। यानी कि गीता की बचत और खर्चे का अनुपात 25:7 है। आगे बोला है कि गीता का खर्चा 17.4% बढ़ जाता है। गीता का खर्चा 17.4% बढ़ जाता है। और गीता की जो बचत है वो 5% कम हो जाती है। गीता की बचत 5% कम हो जाती है। तो गीता की इनकम में, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? मेरे प्यारे भाई, पहले मैंने आपको ये सवाल ऑलरेडी करा दिया है, लेकिन मैंने ये सवाल करवाया था 100 मान के। आप इन सभी सवालों को डेविएशन से या वेटेड एवरेज से भी आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, मैं ये जानता हूं कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपको एक्सपेंडिचर में चेंज दिया है। आपको एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो दिया है कि गीता का खर्चा अगर 25 है तो सेविंग 7 है। आपको एक्सपेंडिचर में चेंज दिया है, आपको सेविंग में चेंज दिया है। आपसे पूछा क्या है? इनकम में चेंज। बच्चों, इनकम क्या होता है? इनकम होता ही एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। यानी कि आपसे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में कुल मिलाकर कितना परसेंट हुआ। आपको एक्सपेंडिचर खर्चे में प्रतिशत चेंज दे रखा है, आपको सेविंग में परसेंटेज चेंज दे रखा है। आपसे पूछा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो कि इनकम के बराबर होता है, इनकम में कितने प्रतिशत का बदलाव आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आई। गीता जी बताइए आप। तो यहां डेविएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई, गीता के खर्चे में जो है परसेंटेज चेंज दे रखा है, बचत में दे रखा है। पूछा क्या? इनकम। इनकम मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। खर्चा प्लस बचत में मिलाकर कुल कितने परसेंट का बदलाव आया? हो जाएगा केशव। तो आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं ये तो। देखिए, यहां पे डाटा बहुत आसान है, तो मैं वेटेड एवरेज से भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 की 17 भाई खर्चा कितना बढ़ गया? 25 का 17.4%। 25 का 17.4 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 25 की 17 में गुणा करेंगे तो देखो, 25 की 20 में गुणा करेंगे 500। 500 से 75 कम 425। ठीक है। 25 की 0.4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया? 10, यानी कि 435%। तो 435%। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। बच्चों, बचत कितनी कम हुई? बचत 7 रुपए का 35%, 7 रुपए का 5%। तो 7 पंजे 35, बचत 35% कम हुई है। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में कितना चेंज आया? तो 25 प्लस 7 कितना होता है? 25 प्लस 7 32। ओवरऑल चेंज निकालना है तो 32 से डिवाइड कर देंगे बटे 32। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। सर परसेंटेज चेंज मतलब? परसेंटेज चेंज मतलब कि खर्चा 17.4% बढ़ गया। ये तो है। हद होती है यार, तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती ऐसे डाउट पूछने में। 435 में से 35 घटाएंगे 400। 400 को 32 से भाग देंगे तो 4 से कट जाएगा 100/8। और 100/8 का मतलब मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 12.5%। यानी कि आदमी की जो इनकम है वो 12.5% बढ़ जाएगी। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बताइए। खत्म। तो देखिए, इस सवाल को आप 100 मान के भी कर सकते हैं और हमने आपको वेटेड एवरेज से भी करवा दिया। ये सवाल डेविएशन से भी हो जाएगा, लेकिन डाटा बहुत इजी है। देखो, हमने जल्दी कर लिया। जैसे प्यारे भाई, हम आपसे एक सवाल और पूछते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये तो आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ठीक है ना?
तो आपको खर्चे में प्रतिशत चेंज देगा, बचत में प्रतिशत चेंज देगा, आपसे इनकम में पूछ लेगा, दोनों में से कोई भी चीज देके आपसे तीसरी चीज पूछ सकता है। ए अपनी इनकम में से 35% बचत करता है, ए अपनी इनकम में से 35% बचत कर रहा है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू है 7/20, 5% 1/20 होता है, 35% 7/20। ए की इनकम 20.1% बढ़ जाती है, खर्चा 25% बढ़ जाता है, उसकी बचत कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? देखिएगा मेरे दोस्तों, एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यार भी। सवाल में क्या दिया है कि ए अपनी इनकम का 35% बचाता है इनकम का, यानी कि ए की इनकम अगर 20 रुपए है तो ए 20 रुपए में से 7 रुपए की बचत कर रहा है, बाकी 13 खर्चा कर रहा है। तो ये ए के खर्चे, ए के एक्सपेंडिचर और ए की सेविंग का रेशियो, एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो। बोला है उसका खर्चा 25% बढ़ जाता है, ए का जो खर्चा है वो 25% बढ़ जाता है, उसकी इनकम 20.1% बढ़ जाते। इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, प्लस सेविंग। जहां प्लस आएगा वहीं डेविएशन लगेगा, जहां बीच में प्लस आएगा वहीं डेविएशन लगेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। उस आदमी की इनकम कितनी बढ़ गई है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में ओवरऑल कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ है, 20.1% बढ़ गई। ठीक है जी। तो आपसे पूछा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी, आपसे पूछा है। ऐसे सवाल को 100 मान के तो हम बता ही चुके हैं शीट की शुरुआत में ब्रजेश। ठीक है जी। तो आपसे पूछा है सेविंग में कितने परसेंट का चेंज आएगा, तो सवाल डेविएशन का नहीं बन गया? डेविएशन है कि नहीं है? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अरे काहे नहीं समझते, क्यों नहीं समझते? हाथ धोती भाई, बीच में प्लस नहीं आ रहा, खर्चा प्लस बचत यार, खर्चे में बदलाव दे रखा है, बचत में दे रखा है, इनकम में दे रखा है। प्लीज, ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आदमी की इनकम 20.1, रिवर्स डेविएशन का सवाल है, कल मैंने आपको रिवर्स डेविएशन भी बता दिया था। अगर आदमी की इनकम 20.1% बढ़ी है, 20.1% आदमी की इनकम, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्चा प्लस बचत। आदमी की इनकम 20.1% बढ़ी है तो खर्चा भी 20.1% बढ़ना चाहिए, बचत भी 20.1% बढ़नी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन खर्चा बढ़ा है 25%। 20.1 से 25 कितना ज्यादा है? 20.1 से 25 कंपेयर करेंगे 4.9% ज्यादा है, ये 4.9% ज्यादा है। तो खर्चा 13 रुपए का 4.9% एक्स्ट्रा बढ़ा है, खर्चा 13 रुपए का 4.9% एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो बचत को कम कर देंगे इतना ही, बैलेंस करने के लिए बचत को इतना ही कम कर देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने पर? 7 रुपए पर। बचत कितनी है? 7। आप बोलोगे हाँ सर बटे 7। तो 7 से 4.9 कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। 7 सत्ते 49, 13 सत्ते 91, 20.1 में से 9.1 घटाओगे तो कितना आएगा? 11%। यानी कि आदमी की जो बचत है वो 11% इंक्रीज हुई है। ए ऑप्शन आंसर हो गया, बात समाप्त, खत्म। तो देखो ऐसे सवालों का बिना 100 माने भी कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। जैसे ये वाला सवाल देखिएगा मेरे दोस्तों, लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं एकदम एसएससी सीजीएल 2022 का। हाँ जी सौम्या। मिस्टर एक्स हैज ए मंथली इनकम ऑफ 26,500। मिस्टर एक्स की मंथली इनकम 26,500 है और उनका मंथली खर्चा $20,500 है। अगले साल उनकी सैलरी 12% बढ़ जाती है, खर्चा 6% बढ़ जाता है, तो उनकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, प्लस सेविंग। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ सर, आपको किसी भी दो चीज में चेंज देके तीसरी में पूछ सकता है। तो आप बताओ कि मिस्टर एक्स के खर्चे का और बचत का रेशियो का, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी है, एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं, आप रेशियो ले लो। मिस्टर एक्स की मंथली इनकम $26,500 है, जबकि उनका खर्चा $20,500। रेशियो लेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, ये 5 से जाएगा 5 पच्चे 25 और ये 5 तिया 15, ये 5 से जाएगा 5 चौक 20, 5 एकम 5, 41। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। यानी कि मिस्टर एक्स का खर्चा अगर 41 रुपए है, मिस्टर एक्स का खर्चा अगर 41 रुपए है, तो मिस्टर एक्स की बचत कितनी है? मिस्टर एक्स का खर्चा 41 है तो मिस्टर एक्स की इनकम 53 रुपए। 53 में से मिस्टर एक्स 41 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो उनकी बचत कितनी है? 53 में से 41 माइनस करेंगे तो आप कहोगे सर 12।
यानी कि ये मिस्टर एक्स के खर्चे और उनकी बचत का अनुपात आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगले साल उनकी इनकम आय 12% बढ़ गई। इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है। उनकी इनकम, इनकम मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मिलाकर आपका 12% बढ़ गया। आपका ओवरऑल 12% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आपके 12% बढ़ गया। आपकी इनकम 12% बढ़ गई। खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ गया? खर्चा 6% बढ़ गया मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बचत में क्या नहीं कर सकते? बोलो। अगर इनकम 12% बढ़ी है, इनकम 12%, तो खर्चा भी 12% बढ़ना चाहिए, बचत भी 12% बढ़नी चाहिए। ये आपको निकालना, बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आया, ये तो निकालना है। आप मुझे जवाब दो, अगर किसी आदमी की इनकम 12% बढ़ी है तो खर्चा भी 12% बढ़ना चाहिए, उस आदमी की बचत भी 12% बढ़नी चाहिए। लेकिन खर्चा बढ़ा है 6%। 12 से 6 कितना कम है? 6% कम है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि खर्चा 41 रुपए का 6% कम बढ़ा है। तो बैलेंस करने के लिए बचत को 41 रुपए का 6% एक्स्ट्रा कर देंगे, एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। कितने पर मेरे दोस्तों? बचत कितनी है? 12 रुपए की, तो बटे 12। बचत जिसमें परसेंटेज चेंज निकालना है उसी से डिवाइड करते हैं। तो 6 से 12 दो बार चला गया, और 2 से 41 चला जाएगा जी आपका 20.5। तो 12 में 20.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके जी? 32.5%। 32.5% उसकी बचत में वृद्धि होगी। और यही इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। बताओ क्या कठिनाई थी इस सवाल को करने में? ठीक है जी, ये बताइएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के सवालों को मैं 100 मान के आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि 100 मान के ऐसे सवाल कैसे करते हैं। लेकिन 100 मान के सवालों में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, यहां कम है मेरे प्यारे भाई। सिंपल है, बहुत इजी कैलकुलेशन होती है जी। काफी सारे क्वेश्चन लिए मैंने आपकी प्रैक्टिस के, 2 क्वेश्चन और हैं। चलिए इसको आप सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस यहां पर डाटा चेंज है जी। बताइएगा इसका क्या उत्तर होगा। एक आदमी की मंथली इनकम 87,500 है, उसका खर्चा 50,000 रुपए है। अगले साल उस आदमी की इनकम, इनकम का मतलब होता है खर्चा प्लस बचत। अगले साल आदमी की एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 33% बढ़ जाता है। खर्चा 18% बढ़ा, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिएगा, मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो केवल रेशियो चाहिए खर्चे का और बचत का। भाई एक आदमी की मंथली इनकम है 87,500 रुपए, और उसका मेरे दोस्तों जो खर्चा है वो 50,000 रुपए है। जो मंथली खर्चा है वो 50,000 रुपए है मेरे दोस्तों, खर्चा 50,000 है। तो आप इसका रेशियो नहीं ले सकते भाई, किसके पहाड़े में आ रहा है? 125 का पहाड़ा है। 125 का पहाड़ा मैंने याद करने के लिए बोला है। 125 से जाएगा 7 बार, 125 से जाएगा 4 बार। यानी कि इनकम और खर्चे का रेशियो 7:4 है। यानी कि आदमी की इनकम अगर 7 रुपए है, आदमी की इनकम अगर 7 रुपए है तो उसका खर्चा 4 है। तो बचत कितनी होगी? 7 में से 4 घटाएंगे, बचत होगी 3। तो आदमी के खर्चे और उसकी बचत का रेशियो 4:3 है, ये हमने निकाल लिया। या आदमी की बचत और उसके खर्चे का रेशियो, आदमी की बचत 87,500 है, खर्चा 50,000। मैं रेशियो लूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। 125 से 7 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। यानी कि आदमी की इनकम अगर 7 रुपए है तो खर्चा 4 है। खर्चा 4 है तो बचत कितनी होगी? 3, 4, 3, 7। अब हुआ क्या? अगले साल आदमी की इनकम 33% बढ़ जाती है। इनकम का मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 33% बढ़ गया, आदमी की इनकम आय 33% बढ़ गई। आदमी का खर्चा, एक्सपेंडिचर 18% बढ़ गया, 18%। तो पूछा उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आया? बचत में क्या नहीं निकाल सकते? दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन। कल 10 सवाल करवाए मैंने आपको रिवर्स डेविएशन के। भाई अगर आदमी की इनकम 33% बढ़ी है तो खर्चा भी 33% बढ़ना चाहिए, आदमी की बचत भी 33% बढ़नी चाहिए। बताइए, अगर आदमी की, आपसे कहना है आपके पिताजी की इनकम 33% बढ़ गई तो पिताजी अपना खर्चा भी 33% बढ़ा देंगे, बचत भी 33% बढ़ा देंगे। लेकिन खर्चा 18% ही बढ़ा। 33 की बजाय खर्चा 18 बढ़ा। 33 से कितना कम है? 18, 15% कम है। 33 से कंपेयर करते, 33 से 18 कितना कम है? कम मतलब माइनस, 15% कम है। तो खर्चा 4 रुपए का 15% कम बढ़ा है। खर्चा 4 रुपए का 15% कम बढ़ा है, तो बैलेंस करने के लिए या 4 रुपए का 15% एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितने पर? सेविंग में चेंज निकालना है ना, बटे 3।
तो 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 20। 33 प्लस 20 आ गया 53%। यानी कि आदमी की जो बचत है वो 53% बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन आंसर है, बी। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। और देखो, अगर आप इसके बावजूद भी नहीं समझे, 1 घंटा डेविएशन की थ्योरी करवाई मैंने आपको, 1 घंटे तक डेविएशन समझाया, डेविएशन क्या होता है, कहां लगता है, क्यों लगता है, कहां से आया शॉर्टकट। उसके बाद मैंने डेविएशन के सवाल करवाए आपको 10-15। फिर मैंने आपको रिवर्स डेविएशन सिखाया, उसके मैंने आपको 10-15 सवाल करवाए। और तब उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं, और इस पर भी मैंने आपको 6-7 सवाल करवाए। और इतने करवाने के बाद भी अगर आप नहीं सीख रहे तो आपका दिमाग बिल्कुल ठप है, बिल्कुल ठप, पुरानी फैक्ट्री की तरह। विश्वेंद्र समझ में आया? विश्वेंद्र, हाँ आदित्य, कभी नहीं भूलेंगे डेविएशन, पूजा कह रहे हैं कभी भूलना भी नहीं। रेखा अपनी इनकम का 16% बढ़ाती है। रेखा की इनकम 5% बढ़ जाती है, बचत 47.5% घट जाती है बचत। तो आपसे पूछा है उसका खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा, खर्चा। रेखा अपनी इनकम का आय का 16% बचाती है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। रेखा अपनी इनकम का 16% बचाती है, इस बात का मतलब यह है, ये एक्सपेंडिचर है बच्चों, ये है सेविंग। इस बात का मतलब यह है कि अगर रेखा की इनकम 25 है तो 25 में से रेखा 4 रुपए की बचत कर रही है, यानी कि रेखा बाकी 21 रुपए खर्च कर रही है। रेखा के खर्चे और उसकी बचत का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे क्या बोला, आगे बोला है कि उसकी इनकम 5% बढ़ जाती है। इनकम मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्चा प्लस बचत 5% बढ़ जाता है, 5%। बचत 47.5% कम हो जाती है। बचत जो है कम हो जाने का मतलब माइनस, बढ़ने का मतलब प्लस। बचत 47.5% कम हो जाती है। तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, खर्चा कितना परसेंट बढ़ेगा, यह आपसे पूछा गया है। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। वेरी वेरी लॉजिकल सवाल बनाओ। देखिए, अगर किसी आदमी का इनकम 5% बढ़ा है तो खर्चा भी 5% बढ़ना चाहिए और उसकी बचत भी 5% बढ़नी चाहिए। खर्चा भी 5% बढ़ना चाहिए, बचत भी 5% बढ़ना चाहिए। लेकिन बचत 5% बढ़ने की बजाय 47.5% कम हो गई। 5% की बजाय 47.5% कम हो गई। यानी कि 5 से ये माइनस का 47.5 कितना कम है, 5% से माइनस का 47.5 कितना कम है, तो आप कहोगे 47 और 5 52, माइनस का 52.5% कम है। अगर किसी आदमी की इनकम 5% बढ़ी है तो खर्चा भी 5% बढ़नी चाहिए, बचत भी 5% बढ़नी चाहिए। बचत 5% बढ़ने की बजाय 47.5% कम होगी। तो 5 से 47.5 कितना कम है, 5 में से माइनस के 47.5 को हटाओ, 52.5% कम है। तो बचत 4 रुपए का 52.5% कम हो गई है। तो बैलेंस करने के लिए 4 रुपए का 52.5% एक्स्ट्रा कर देते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितने पर मेरे दोस्तों, 21 पर। खर्चा 21 से बटे 21। अब 21 से जाएगा 21 दूनी 42 और 10, 21 पंजे 105, 2.5 चौका 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आदमी का खर्चा 15% बढ़ गया। सी ऑप्शन आंसर है, टकाटक। आगे चलेंगे, ये बताइएगा। टाइप समाप्त। सीखे तो सीखे, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए भाई, मैं इतना ही कर सकता हूं आपके लिए। जी, अगली वैरायटी है मेरे प्यारे भाई लैंग्वेज बेस्ड। लैंग्वेज बेस्ड सवाल हैं और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। कितने हैं सवाल,
1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है केवल जी। बनाइएगा मेरे प्यारे भाई, क्या आंसर है इन सवालों का। सवाल नंबर 67 बताओ। कॉपी में नोट्स बनाए ना निशा, देखो जरा उन्हें, इतना टाइम नहीं है निशा। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन एन एग्जाम वर इन द रेशियो ऑफ 9:7। बेटा तुम लोग तो बहुत मजाक समझते हो, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस। 40 चैप्टर है, 40 चैप्टर पूरे गणित में। क्लास होती है 1.5 घंटे की, बहुत बड़ा सिलेबस है, हम बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं कर सकते। अरे भैया कंसेप्ट बताया तो अनितीश डेविएशन का, पिछली क्लास में जाके देखो तो सही यार, पागल हो गए हो बिल्कुल। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन एन एग्जाम वर इन द रेशियो ऑफ 9:7। एक एग्जाम में अपीयर होने वाले, भाई लैंग्वेज बेस्ड सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, बस लैंग्वेज बेस्ड है, कोई टाइप नहीं है ये। एक एग्जाम में अपीयर होने वाले एक लैंग्वेज का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। एक परीक्षा में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 9:7 है, यानी कि एक एग्जाम में 9 लड़के बैठे हैं तो 7 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है जी। परीक्षा पास करने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 3:2 है, जो कि पास करने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो बॉयज गर्ल्स का 3:2 है एग्जाम में पास होने वाले। बोला 60% लड़कियां एग्जाम में पास हुई, 60%। तो आपसे पूछा है एग्जाम में कितने परसेंट बॉयज पास हुए, लड़के कितने परसेंट पास हुए। देखिए मेरे प्यारे भाई, एक एग्जाम में टोटल बॉयज और गर्ल्स जो अपीयर हुए हैं वो 9:7 के रेशियो, यानी कि अगर 9 लड़के बैठे हैं तो 7 लड़कियां बैठी हैं, ये समझ लीजिए। अब ध्यान सुनिएगा, 60% लड़कियां पास हुई, भाई लड़कियां कितनी हैं 7, तो लड़कियां पास कितनी, 7 का 60%। अगर 7 लड़कियां हैं तो 7 का 60% कितना होता है 4.2, तो 4.2 लड़कियां पास हुई हैं, 4.2 लड़कियां पास हुई हैं मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर लड़कियां 7 है तो 7 का 60% कितना होता है, 7 का 60% का मतलब होता है 0.6, 7 की 0.6 में गुणा करेंगे 4.2 आएगा। 4.2 गर्ल्स पास हुई हैं, जबकि पास होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो 3:2 है, 3:2। पास होने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है, पास होने वाले बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:2 है, यानी 2 की वैल्यू सवाल में 4.2 दी है, 2 की वैल्यू 4.2 दी है, कितने गुना 2.1 टाइम्स, 21 गुना है। तो यहां भी 3 का 2.1 गुना होगा, 3 की 2.1 में गुणा करेंगे यानी कि 6.3, यानी कि 6.3 लड़के पास हुए। बॉयज कितने पास हुए प्यारे बच्चों, 6.3 बॉयज पास हुए हैं, 6.3, 4.2 लड़कियां पास हुई, 6.3 लड़के पास हुए, रेशियो 3:2 है। आप बोलोगे हैं सर, यानी कि लड़के 9 थे, 9 में से 6.3 लड़के पास हुए, कितना परसेंट है, 9 का कितना परसेंट है 6.3, 9 7 63 होता है 70%, 9 की 0.7 में गुणा हुए यानी कि 70%, तो 70% ही लड़के पास हुए हैं। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वेरी गुड साक्षी, निशा, लोकेश, मोनू, नेमपाल भाई, प्राची हैं, ललित, मुनिराज, सभी का आंसर आया है। मुनिराज का भी बहुत बढ़िया भैया, विनय, रुपेश, आदित्य, ज्ञानदीन, कुलदीप, राशि, सब उत्तर बता रहे हैं उड़ उड़ के, ठीक है जी। मुझे लगता है कि यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 68 नंबर। जी ये सवाल पढ़िए, देखो सवाल बहुत इजी है, बस सवाल की लैंग्वेज का खेल है कि आप इसकी लैंग्वेज को समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं कि नहीं। एक क्लास में 60% स्टूडेंट गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। एक क्लास में 60% स्टूडेंट गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज, लड़कियां जो हैं लड़कों से 30 ज्यादा हैं। इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन, बोला है सवाल में, क्या बोला है, यदि 68% स्टूडेंट जो हैं इंक्लूडिंग 30 बॉयज, 30 बॉयज हैं जिनमें, मतलब टोटल 68% स्टूडेंट जो हैं मेरे दोस्तों पास हुए हैं और उनमें 30 बॉयज हैं। पास तो 68% हुए लेकिन उनमें 30 लड़के हैं। तो आपसे पूछा है उन गर्ल्स का परसेंटेज बताइए जो पास नहीं हो पाई, पास ना होने वाली लड़कियों का प्रतिशत बताइए। देखो सबसे पहले यहां पे ध्यान सुनिएगा, ये है बॉयज और ये है गर्ल्स।
सवाल में साफ साफ बोला है कि एक क्लास में 60% गर्ल्स हैं, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/5, यानी कि अगर टोटल नीचे टोटल होता है हमेशा, टोटल 5 स्टूडेंट है, टोटल अगर 5 स्टूडेंट है तो इसमें से 3 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज हुए। फिर ये बॉयज गर्ल्स का रेशियो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। बोला लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। तो आप मुझे बताइए, लड़के अगर 2 हैं तो लड़कियां 3 हैं, लड़की कितनी ज्यादा है? 1 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग एक की वैल्यू क्या दी है? 30। लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 30 ज्यादा हैं। अगर एक की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। 2 यूनिट की वैल्यू 60, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90। यानी कि मुझे पता चलेगा कि 60 लड़के हैं और 90 लड़कियां हैं। हमें यह पता चलेगा कि 60-90 लड़के हैं और 90 लड़कियां हैं। तो यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट है? टोटल हो गए भाई 150, बॉयज प्लस गर्ल्स 60 प्लस 90, टोटल 150 स्टूडेंट है। 150। आप बोलोगे हाँ जी सर 150, ठीक। अब इन 150 में से पास कितने हुए हैं? टोटल 150 में से 68% आपके स्टूडेंट पास हुए, 68%, इंक्लूडिंग 30 बॉयज जिनमें 30 लड़के हैं। तो 150 का 68% क्या होता है? देखो पहले 150 का 60% निकाल लो, 90 है, फिर 150 का 8% निकाल लो, 12, यानी कि 102। यानी कि 102 स्टूडेंट पास हुए, 102 स्टूडेंट आपके पास हुए मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। इसमें 30 लड़के हैं, 102 टोटल स्टूडेंट पास हुए जिनमें से 30 लड़के हैं। तो भाई लड़कियां कितनी पास हुई हैं? 72। 102 में से 30 घटाओ, 72, यानी कि 72 लड़कियां पास हुई हैं। 72 गर्ल्स पास हुई हैं, 72 गर्ल्स पास हुई हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा पास ना होने वाली लड़कियों का परसेंटेज, पर लड़कियां हैं कितनी? 90। 90 लड़कियां हैं, 90 में से 72 लड़कियां पास हुई हैं। अगर 90 लड़कियां हैं तो 90 में से 72 पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई हैं? 90 में से 72 माइनस करेंगे, 18 लड़कियां फेल हो गई हैं। 90 में से 72 पास हो गई, तो 90 में से 72 घटे, बाकी की 18 फेल हो गई। तो फेल होने वाली लड़कियां हैं 1/5, यानी कि 20%। लड़कियों का 20% बिल्कुल फेल है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने 68 था, हम लोग चलेंगे 69। 69 और 70 दोनों बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हैं, बहुत ही बेहतरीन मेरे दोस्तों इनकी लैंग्वेज है, और इनको आप बड़े प्यार से समझिएगा। करो बच्चों, क्या आंसर है इन सवाल का, बनाइए। इन ए कॉन्स्टिट्युएंसी, डेविएशन से भी हो जाएगा ये सवाल, पता है। लड़कों का परसेंटेज निकाल लो, मुझे पता है आपने कर लिया, वेरी गुड। ये बताइएगा। अब देखिए ये सवाल, इस सवाल के आपको प्रीवियसर में ढेरों जो है सवाल मिल जाएंगे इस लैंग्वेज के, ठीक है ना। इस लैंग्वेज के थोड़ी कंफ्यूजिंग और अटपटी सी लैंग्वेज है, तो बड़े प्यार से पढ़ना है, जैसे जैसे सवाल बोले स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। एक कॉन्स्टिट्युएंसी है, 40% वोटर आर सीनियर सिटीजन, ओके, 40% सीनियर सिटीजन है, बेचारे वृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। 40% ऑफ सीनियर सिटीजन वोटर आर इलिटरेट। सीनियर सिटीजन जो वोटर हैं उसमें से 40% इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं। 25% ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिटरेट। नॉन सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनको बोलेंगे नॉन सीनियर सिटीजन, जो वरिष्ठ नहीं है, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग को हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। 60 साल से कम के नॉन सीनियर सिटीजन लोगों का 25% पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। बाई वॉट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन। अब देखो ये जो है जानकारी, अब ये है नीचे सवाल, इसके आगे सवाल में जो चीज पूछी गई है उसी पे ध्यान देंगे। बाई वॉट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन। पढ़े लिखे सीनियर सिटीजन जो हैं वोटर लेस देन दैट ऑफ इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, वो अनपढ़ नॉन सीनियर सिटीजन से कितने परसेंट ज्यादा हैं, ये आपसे पूछा, सॉरी से कम है। पढ़े लिखे सीनियर सिटीजन ना पढ़े लिखे नॉन सीनियर सिटीजन से कितने परसेंट कम है, ये सवाल है। तो आपको यही चीज निकालनी है मेरे प्यारे भाई, समझ में आया? पवन एकदम ठीक। ये बताइएगा बच्चों, एक कॉन्स्टिट्युएंसी में 40% वोटर सीनियर सिटीजन है। देखो मैं ये लिख रहा हूं सीनियर सिटीजन, और ये हो गए नॉन सीनियर सिटीजन। बात समझे? आप बोलोगे हाँ सर।
तो एक निर्वाचन क्षेत्र है जहां चुनाव होता है, उसमें 40% मतदाता सीनियर सिटीजन है। कि अगर टोटल 100 लोग हैं ना, अगर टोटल 100 लोग हैं तो 100 में से 40 तो सीनियर सिटीजन निकले और बाकी का 60 आपके नॉन सीनियर सिटीजन निकले। मुझे निकालना है लिटरेट सीनियर सिटीजन, ये निकालना है ना। सवाल में साफ साफ ये बोला है 40% ऑफ सीनियर सिटीजन वोटर आर इलिटरेट। इलिटरेट मतलब अनपढ़ है, निरक्षर है। सीनियर सिटीजन का 40% अनपढ़ हैं। मुझे निकालना है लिटरेट, पढ़े लिखे। पढ़े लिखे सीनियर सिटीजन कितने हैं? तो अगर सीनियर सिटीजन का 40% अनपढ़ हैं तो बाकी का सीनियर सिटीजन का 60% पढ़े लिखे। इसका मतलब अगर सीनियर सिटीजन का 40% तो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, तो सीनियर सिटीजन का 60% आपके मेरे दोस्तों पढ़े लिखे होंगे। आप बोलोगे हां जी सर। मुझे निकालना है इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, अनपढ़ नॉन सीनियर सिटीजन, इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन। सवाल में क्या बोला है? 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर आर लिटरेट। नॉन सीनियर सिटीजन वोटर का, जो नॉन सीनियर सिटीजन वोटर हैं उनका 25% पढ़े लिखे हैं। अगर 25% पढ़े लिखे हैं तो इलिटरेट कितने हैं? अगर 25% लिटरेट हैं तो इलिटरेट कितने हैं? 75%। अगर नॉन सीनियर सिटीजन का 25% पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने हैं? नॉन सीनियर सिटीजन का 25%, 100 में से 25 घटाइएगा 75। आप बोलोगे हां जी सर ये आ गया। आपको परसेंटेज निकालना है कि कितना कम है, तो आप रेशियो ले लो। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है कि ये जो लिटरेट सीनियर सिटीजन है वो इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन से कितना परसेंट कम है, ये कितना परसेंट कम है। कम आपको निकालना है, आप जस्ट रेशियो ले लेंगे। देखिए मेरे दोस्तों 60, ये 60% तो कट ही जाएगा। 40 से 75 का रेशियो 5 से 5 अट्टे 40 और मेरे दोस्तों 15। बताइए बच्चों 15 से 8 कितना कम है? 7 कम है मेरे प्यार भी, 7/15। आप बोलोगे हाँ जी सर। 7/15 कौन सा ऑप्शन है? ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन है डी। 7/15 का मतलब होता है 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 1/15 इसका 7 गुना है। तो 7×42 प्लस 14/3 यानी कि 46/3% इस सवाल का आंसर है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस सवाल को पढ़िए लैंग्वेज को, तो आप कर पाओगे। रेशियो ले लेंगे ना परसेंटेज के, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं। 15 से 8 कितना कम है? 7/15 चलेगा बच्चों। एक सवाल मैं आपके सामने और लेता हूं, बिल्कुल ऐसी ही लैंग्वेज का है। 70 नंबर आईसीआर का है मेरे दोस्तों क्वेश्चन। शायद आईसीआर का पेपर मेंस वाला कल ले आओ। ये बनाइएगा, क्या उत्तर है इसका, बनाइए। नहीं, थोड़े बहुत अलग हैं विकास। नहीं कपिल। करके बताइए सवाल का क्या आंसर है। क्यों नहीं दिखाई देता? जी 11:9 इस सवाल का आंसर आ रहा है और बहुत सारे बच्चों ने सवाल का आंसर दे भी दिया। वेरी गुड। एक कॉन्स्टिट्युएंसी में 55% वोटर मेल हैं, बाकी फीमेल हैं। तो ये रहा मेल, ये रहा फीमेल। बोला है एक कॉन्स्टिट्युएंसी में 55% मेल हैं, बाकी फीमेल, यानी कि अगर 55 आदमी हैं तो 100 में से 55 घटाइए 45 औरतें हैं। माना 40% पुरुष अनपढ़ हैं, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो आपसे क्या पूछा? इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल इज A% मोर देन द इलिटरेट फीमेल and the number of literate female is B% less than that of illiterate males, then which of the following is value? देखिए
एक ही सवाल में यहां पे आप दो दो सवाल बना के आपको कंफ्यूज कर रहा है, मुझे दोनों पे ध्यान देना होगा। पहला A% का मान निकालो, बोला है लिटरेट मेल जो है वो A% ज्यादा है इलिटरेट फीमेल से। तो लिटरेट मेल है कितने, लिटरेट मेल है कितने आप मुझे बताइएगा। अगर 40% पुरुष अनपढ़ हैं तो पढ़े लिखे कितने, लिटरेट मेल कितने, 60%। आप बोलोगे आंसर है भाई इलिटरेट फीमेल। इलिटरेट फीमेल कितनी है मेरे प्यारे भाई, आप मुझे खुद बताइएगा। अगर 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो महिलाएं मेरे दोस्तों अनपढ़ कितनी हैं, 40% महिलाएं अगर पढ़ी लिखी हैं तो अनपढ़ कितनी है, 60%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये आएगा, ठीक है जी। तो ये 60 से 60 कट जाएगा, रेशियो ले लेंगे। तो बोला क्या है, बोला ये है कि लिटरेट मेल जो हैं वो इलिटरेट फीमेल से A% ज्यादा हैं। तो बताओ ये 55 से 45 कितना ज्यादा है, लिटरेट मेल लिटरेट फीमेल से कितना ज्यादा, रेशियो लेंगे तो 55 55 45 कितना चला जाएगा, 11 और 9 बार, 5 से 11 9 बार, तो ये 2/9 ज्यादा है। ये A% की वैल्यू आ गई 2/9, A% का मान 2/9 आ गया। यही तो आया है कि भाई आपका लिटरेट मेल जो है लिटरेट फीमेल से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2/9। अब मुझे निकालना है B% का मान, तो मुझे अब यहां पे दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। ये यहां पे गलत लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब ठीक है इस सवाल, अब ठीक है इस सवाल। इसके बाद यहां पे दोबारा से देखिएगा मेरे दोस्तों, ये है मेल और फीमेल। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है, बाकी महिलाएं, यानी कि 100 है तो 100 में से 55 मेल हैं और बाकी की 45 फीमेल हैं। ये मैं जानता हूं, 100 में से 55 मेल है, बाकी की 45 फीमेल हैं। अब क्या बोला है, बोला निरक्षर पुरुषों की तुलना में साक्षर महिलाओं की संख्या B% कम है। निरक्षर पुरुषों की तुलना में साक्षर महिलाओं की संख्या B% कम है। तो निरक्षर पुरुष आपको निकालने हैं, बी पर नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट फीमेल जो हैं वो लिटरेट मेल से B% कम है, लिटरेट मेल से B% कम है। तो मुझे चाहिए लिटरेट मेल और मुझे चाहिए इलिटरेट फीमेल। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बताओ 40% पुरुष लिटरेट है, मेल का कितना परसेंट पढ़े लिखे हैं, मेल का 40% पढ़े लिखे हैं, फीमेल का कितना परसेंट मेरे दोस्तों इलिटरेट है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इलिटरेट फीमेल इज B% लेस देन ऑफ इलिटरेट मेल, इलिटरेट मेल चाहिए यार। लिटरेट फीमेल इज B% लेस देन द इलिटरेट मेल, इलिटरेट मेल और मुझे चाहिए लिटरेट फीमेल, यही तो चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इलिटरेट मेल है कितने, 40% मेल इलिटरेट हैं, 40% आदमी अनपढ़ हैं, 40%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लिटरेट फीमेल कितनी है, 40% महिलाएं लिटरेट हैं, 40% महिलाएं लिटरेट हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 40% महिलाएं लिटरेट हैं। तो रेशियो क्या आएगा, 40 से 40 कट गया, 40 से 40 कट गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो कट गया। तो आप मुझे बताइए लिटरेट महिलाएं इलिटरेट मेल से कितना कम है। अब 55 से 45 का रेशियो क्या है, 11:9 है। 55 से 45 का रेशियो 11:9, तो 11 से 9 कितना कम है, 2/11 कम है, 2/11। ये आ गया मेरे दोस्तों B% की वैल्यू, ये B% की वैल्यू आ गई। मैंने परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट किया है, मैंने फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया है। आपसे पूछा A से B का रेशियो, तो A की फ्रैक्शन वैल्यू है 2/9, B की फ्रैक्शन वैल्यू आई है 2/11। ए से बी का जब मैं रेशियो लूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 11:9 आएगा। तो ए से बी का रेशियो 11:9 है, बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, ठीक है, कंफ्यूज कर रहा है हमारे बच्चों को, लैंग्वेज का खेल है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे भैया इस पे, फिर मेरे दोस्तों लास्ट कंसेप्ट बचेगा इस शीट का। सवाल नंबर 71, मुझे जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करेंगे सब लोग, जल्दी बताइएगा।
66 नंबर, 71। ये सवाल मजाक नहीं है। दिस सवाल इज वेरी 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 खतरनाक। इस सवाल की लैंग्वेज इतनी कंफ्यूजिंग है, और अगर आपने इस सवाल की लैंग्वेज को समझ के कर लिया तो इसका मतलब यह है कि आप जीवन में कभी रुकने वाले नहीं हो। आप देखिएगा, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ मेंबर आर यंग while rest are old. 65% of the member are literate and 25% of literate are young. Then the percentage of old people among the illiterate is nearest to. तो आपसे पूछा है द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट, अनपढ़ लोगों में कितने परसेंट लोग बूढ़े हैं, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान सुनिएगा। तो भैया मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैंने मान लिया कि सपोज टोटल 100 लोग हैं। सपोज जैसे टोटल 100 लोग हैं मेरे दोस्तों, लोगों का 100 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से 28% जवान हैं, यानी कि 100 में से यंग को मैं वाई लिख रहा हूं, 100 में से 28 आपके जवान हैं और बाकी के मेरे दोस्तों बूढ़े हैं, बाकी आपके ओल्ड हैं। 100 में से 28 आपके यंग हैं और बाकी 100 में से आपके 72 बूढ़े हो गए। 100 माइनस 28 72। 65% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि मेरे दोस्तों पढ़े लिखे लोग जो हो गए, लिटरेट लोग हो गए 65 लोग पढ़े लिखे हैं 100 में से। तो फिर अनपढ़ लोग कितने हैं? 35। अगर 100 में से 65 लोग पढ़े लिखे हैं तो 35 लोग आपके अनपढ़ होंगे, इलिटरेट होंगे। आई मतलब इलिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, इलिटरेट मतलब अनपढ़। यानी कि इन पढ़े लिखों में बूढ़े भी है जवान भी, अनपढ़ में भी बूढ़े जवान हैं। समझ में आया भाई? पढ़े लिखे लोग 65 है, इन 65 में बूढ़े भी होंगे जवान भी होंगे। अनपढ़ लोग 35 में बूढ़े भी होंगे जवान भी होंगे। क्लियर है? आपसे क्या बोला है? 25% ऑफ लिटरेट आर यंग, पढ़े लिखे लोगों का 25% यंग हैं। अगर पढ़े लिखे लोग हैं 65, अगर पढ़े लिखे लोगों का, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, पढ़े लिखे लोगों का अगर 25% यंग हैं तो पढ़े लिखे लोगों का मेरे प्यारे भाई 75% बूढ़े होंगे। अगर पढ़े लिखे लोगों का, आप मुझे खुद जवाब दीजिएगा, अगर पढ़े लिखे लोगों का 25% यंग हैं तो पढ़े लिखों का 100 माइनस 25 75% बूढ़े होंगे। यानी कि ये आ गया पढ़े लिखे बूढ़े, ये पढ़े लिखे बूढ़े आ गया। आप बोलोगे हां जी सर ये पढ़े लिखे बूढ़े आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अगर पढ़े, टोटल 65 लोग पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, 65 में से 25% जो है जवान है, तो 65 का 75% फिर बूढ़े होंगे। अब 65 का 75% क्या होता है? क्योंकि मुझे बूढ़ों पे ध्यान देना है, जवानों पे नहीं, ठीक है ना। 65 का 75% होगा जी 3/4। ये आया मेरे दोस्तों आपका लगभग मैं डेसिमल बता दूं, कैसे बता दूं? पूरा तो जाएगा नहीं मेरे दोस्तों भाई। 180/4 45 और 15/4 आएगा आपका 48.75। 48.75 आपके पढ़े लिखे बूढ़े हैं। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। 65 का 3/4 ये आ जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं मेरे दोस्तों, 65 गुणा 3/4 ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 195/4। 195/4। आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट, अनपढ़ लोगों में कितने परसेंट बूढ़े लोग हैं? अनपढ़ लोग हैं 35। अनपढ़ लोग कितने? 35। अब मुझे बताना है कि इन अनपढ़ लोगों में से बूढ़े कितने हैं, यानी कि मुझे निकालना है अनपढ़ बूढ़े, मुझे अनपढ़ बूढ़े पता करने। भाई टोटल कितने लोग हैं? टोटल लोग हैं 72 बूढ़े। टोटल बूढ़े कितने? 72। 72 टोटल ओल्ड पीपल है, और 72 में से पढ़े लिखे बुढ़वा कितने हैं? तो पढ़े लिखे बुढ़वा है 195/4, घटा देंगे। 72 में से 195/4 घटा देंगे तो क्या आएगा? ये अनपढ़ बूढ़ा आ गया, ये सब अनपढ़ बुढ़ा है। आप बोलोगे हां जी सर। तो 72 चौका 288, 288 में से 195 घटाएंगे तो 88 5 93/4, 93/4 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 93/4। ठीक है, यस सर नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। तो सवाल को भैया स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ो और मेरे प्यारे भाई करना है मेरे दोस्तों। नहीं, रिवर्स डेविएशन का सवाल है ही नहीं है, डेविएशन बड़ा सिंपल है, 2 वैल्यू में चेंज दिया, ओवरऑल चेंज दिया है। ठीक है ना? यानी कि टोटल बूढ़े लोग 72 हैं, 72 में से पढ़े लिखे 195/4 हैं, तो घटाएंगे तो ये आ गए अनपढ़ बूढ़े, ये अनपढ़ बूढ़े आ गए।
तो यानी कि सवाल में पूछा कि परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल, सवाल को ढंग से पढ़ो, कृपया सॉल्यूशन के साथ साथ सवाल को भी पढ़ते रहे, सवाल मजाक नहीं है। सवाल में ये पूछा है परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट, अनपढ़ लोगों में कितने परसेंट लोग बूढ़े हैं। अनपढ़ लोग हैं 35 और उन 35 लोगों में से अनपढ़ बूढ़े हैं 93/4। 93/4 क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। परसेंटेज में कन्वर्ट करना इंटू 100%, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 4 से मेरे दोस्तों ये 25 बार, और सॉरी 5 से जाएगा ये, और ये 7 बार। 4 से मेरे दोस्तों 20, 5 बार। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 7 से मेरे दोस्तों 13 बार जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग, यानी कि 13 पंजे 65, 65 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, यानी कि आंसर अप्रोक्स 66% है। अप्रोक्स 66% इस सवाल का आंसर है। यही एक तरीका है विश्वेंद्र। सवाल को ढंग से पढ़ो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। सवाल क्या है? कितने दिन और चलेगी क्लास, मतलब ठीक है। टोटल 100 लोग हैं तो 100 में से 28 जवान है, 72 बूढ़े हैं। 100 में से 65% पढ़े लिखे हैं, बाकी के 35 अनपढ़ हैं। बोला पढ़े लिखे लोगों में से 25% यंग हैं। तो और आपसे पूछा है निरक्षरों में बूढ़े लोगों का प्रतिशत, अनपढ़ लोगों में कितने परसेंट लोग बूढ़े हैं। तो 65 में से 25% जवान है, तो 65 में से 75% बूढ़े हैं। तो 65 का 75% निकालिए, आ गया पढ़े लिखे बुढ़वा। टोटल बूढ़े लोग 72 हैं, 72 में से पढ़े लिखे बूढ़े घटा दिए, आ गया अनपढ़ बूढ़े। तो टोटल अनपढ़ है 35, 35 में से अनपढ़ बूढ़े हैं 93/4। परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 100 का साइन परसेंटेज लगाया। ठीक है ना? देखिए ये समझ में थोड़ा मुश्किल है, समझ में आया तो ठीक है, वरना स्किप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है सीखने की। ठीक है जी, हर किसी को नहीं आएगा मेरे दोस्त समझ में। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। लास्ट है मेरे प्यारे भी आपके सामने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, लास्ट कंसेप्ट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और इसको बड़े प्यार से मेरे दोस्तों आपको समझना है, अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखिए मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं कि अगर आप केवल सीट भी सॉल्व कर ले तो आपका काम हो जाएगा। मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं और प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। ये आपका 0 to हीरो बैच भी है और प्रैक्टिस परसेंटेज भी है, प्रैक्टिस बैच भी है। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग प्यार से। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। मैं आपको पहले इसका मतलब समझाऊंगा एग्जाम्पल से, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या है, और फिर मैं इसका तरीका बताऊंगा। देखिए परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन बढ़ा के भी हो सकता है, घटा के भी हो सकता है। अगर हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव, उसको बोलते हैं हम इंक्रीज, वृद्धि। क्या बोलते हैं, मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, वृद्धि कर दी। अगर हम घटाते तो घटाने का मतलब माइनस, हमने उसमें कमी कर दी या फिर हमने डिक्रीज कर दिया। तो परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर बढ़ाएंगे तो प्लस का साइन आएगा, घटाएंगे तो माइनस का साइन आएगा। हाथ जोड़ के विनती है, अगर इस बात को समझना है तो कृपया करके तीसरे लेक्चर में जो मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो कंसेप्ट समझाया, 1 घंटे तक उसको पढ़ के आए। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है किसी एक ही संख्या को लगातार किसी प्रतिशत से बदलते जाना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है कि किसी एक ही संख्या को लगातार किसी परसेंटेज से बदलते जाना। हां जी, ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। आपका सिलेबस केवल प्री का नहीं कराया जा रहा, प्री प्लस मेंस दोनों का कराया जा रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। आधे मास्टर प्री प्लस मेंस बैच लिख के प्री का भी पूरा नहीं पढ़ाते, मेंस तो बहुत दूर की बात है। तभी तो 5-10 सालों में चैप्टर निपट जाते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है।
प्री और मेंस एक साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने के लिए है नहीं जी। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का मतलब है 50 क्लास और वंश, ठीक है जी, गधे कहीं के। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है कि एक ही संख्या को, प्लीज यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको चुपचाप सीख लो, थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाओ, कोई कमेंट मत करो, प्लीज कोई कमेंट मत करो जब तक मैं पूरी बात ना समझ, चुपचाप मुर्दे की तरह बैठे रहो जैसे मर गए हो वहां पे कोने में, और मेरी पूरी बात सुनो। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है कि किसी संख्या को लगातार एक ही परसेंटेज से बदलते जाना, किसी संख्या को लगातार किसी प्रतिशत से बदलते जाना। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि माना आपके पास 100 रुपए हैं, माना आपके पास मेरे दोस्तों 100 रुपए हैं, 100 रुपए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि माना आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है जी, 100 रुपए। तो अगर आप 100 रुपए को 20% बढ़ाओगे, यह है इनिशियल वैल्यू, माना आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, माना आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, इनिशियली शुरुआत में, इनिशियल वैल्यू है शुरुआत में, इनिशियल वैल्यू, ठीक है भाई। और आपने 100 रुपए को, आपने एक दिन मेहनत मजदूरी करी, आपने 100 रुपए को 20% बढ़ाया, आपने 100 रुपए को 20% बढ़ाया, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो आपने 100 रुपए को बच्चों 20% बढ़ाया, तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे, 120 रुपीज हो जाएंगे। बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर हम समझे। माना आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं और आपने 100 रुपए को, आपने एक दिन काम किया 20% बढ़ाया, तो अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे। तो अब मुझे 100 से कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाओ मेरे प्यारे भाई, मुझे इस 100 से कोई मतलब नहीं, 100 को भूल जाओ। अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए है। अब इस 120 में बदलाव करना है, ना कि 100 में। मैं अपनी मर्जी से एग्जांपल ले रहा हूं, डाटा आपको समझाने के लिए, सब कुछ अपनी मर्जी से ले रहा हूं। तो अब इस 100 से कोई मतलब नहीं, आपके पॉकेट में कितने रुपए? 120 रुपए। आपने फिर अगले दिन मजदूरी करी, आपने फिर अगले दिन काम किया और आपने 120 रुपए को 30% बढ़ाया, आपने 120 रुपए को 30% बढ़ाया। भाई यहां 100 रुपए का 20% कितना होता है? 20। तो आपने 100 को 20 बढ़ाया है मेरे दोस्तों, तो आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आपने मेरे प्यार भी अगले दिन फिर से काम किया, 120 रुपए का 30% बढ़ाया, तो 120 रुपए का 30% कितना होता है? तो आप कहोगे सर परसेंट से 2 जीरो जाएगा, 36। 120 रुपए का 30% बच्चों 36 होता है, 36। तो 120 में 36 रुपए बढ़ जाएंगे, तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 156। तो बच्चों अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए हो जाएंगे। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम क्लियर है, मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गई है सर, टेंशन ना लो। बच्चों अब मुझे 100 या 120 से कोई मतलब नहीं है, इनको भूल जाओ। अब हमारी पॉकेट में कितने रुपए हैं बच्चों? अब हमारी पॉकेट में 156 रुपए हैं। आपने तीसरे दिन फिर से काम किया और इस 156 को आपने 10% बढ़ाया। अभी 156 रुपए को आपने 10% बढ़ाया मजदूरी करके। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी पॉकेट में अब कितने रुपए हैं? 156। रिपीट से पूरा बताओ, बेसिक से। भाई अंशुल बेसिक से ही तो है, और कितना बेसिक बताऊं यार तुमको? भाई कैसे आदमी हो यार तुम? हम पढ़ा रहे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और इसका मतलब है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। इसका मतलब एक संख्या को किसी लगातार परसेंटेज से वृद्धि करते जाना है। एग्जाम्पल के लिए आपकी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए हैं, 100 रुपए एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, वैसे तो तुम समझ ही नहीं सकते टेक्निकल लैंग्वेज में। 100 रुपए, तो आपने 100 रुपए को 20% बढ़ाया, 100 रुपए का 20% होता है 20 रुपए, तो आपकी पॉकेट में कितने हो जाएंगे बच्चों? 120 रुपए हो जाएंगे। अब मुझे 100 से कोई मतलब नहीं है, मेरी पॉकेट में अब 120 रुपए है। आपने अगले दिन फिर से काम किया और 120 को 30% बढ़ाया। अब आपने 30% बढ़ाया, 120 का 30% 36 होता है, 36 बढ़ाओगे तब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 156। ठीक है, क्लियर? अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं, अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए हैं, तो 156 रुपए को मेरे प्यारे भाई आपने 10% बढ़ाया, तीसरे दिन फिर से काम किया, तो 156 का 10% होता क्या है?
156 का अगर मैं 10% निकालूंगा 1/10 तो होता है 15.6। तो 156 को मेरे दोस्तों आपने 10% बढ़ाया, तो अब आपकी पॉकेट में कितने हो जाएंगे? 156 में 15.6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6×5=11, 5×1=7, 171.6 रुपए। तो अब आपकी पॉकेट में 171.6 रुपए हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बस 3 दिन तक ही काम करवाते हैं आपसे। तो ये हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि फाइनली आपकी पॉकेट में अब 171.6 रुपए होंगे। बहुत सिंपल इजी एग्जांपल लिया है मैंने, इससे आसान एग्जांपल हो ही नहीं सकता। तो इसी को कहते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मतलब आज अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो कल 120 रुपए होंगे। अब मुझे 100 से कोई मतलब नहीं है, 120 से मतलब है। 120 को फिर मैंने बढ़ाया, मेरी पॉकेट में 156 है। अब 156 से मतलब है, पीछे से कोई मतलब, इस 156 को फिर से बढ़ाया, तो इसी को बोलते हैं किरमागत। किरमागत बढ़ाता जा रहा हूं। मेरे पास जो वैल्यू थी पहले मैंने इसको बढ़ाया, नई वैल्यू आई, नई वैल्यू को फिर से बढ़ाया और नई वैल्यू आई, फिर और नई वैल्यू को बढ़ाया और नई वैल्यू आई। तो यही होता है मेरे दोस्तों सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर बच्चों में आपसे यह पूछूं, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, कि आपके पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे, आपने 3 दिन तक मेहनत मजदूरी की, और 3 दिन के बाद यानी कि 20%, 30% और 10% सक्सेसिवली बढ़ाने के बाद आपकी पॉकेट में 171.6 रुपए हो गए। तो मेरे दोस्तों कितना परसेंटेज बढ़ गया? आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, 100 को पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया सक्सेसिवली, और आपकी पॉकेट में 100 से 171.6 रुपए हो गए। तो कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे सर 71.6 रुपए बढ़ गया मेरे दोस्तों। 100 रुपए पर 171.6 बढ़ गया। परसेंटेज में कितना बढ़ा? 71.6%। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में ही आता है। यानी कि 100 रुपए का अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे तो अब 171.6 हो गए, तो यानी कि कुल कितना बढ़ा? 71.6% बढ़ा। इसे ही बोलते हैं मेरे प्यारे भाई हम नेट परसेंटेज चेंज। इसको हम क्या बोलते हैं? नेट परसेंटेज चेंज। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, नेट परसेंटेज चेंज। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेट परसेंटेज चेंज या हिंदी में बोलते हैं कुल प्रतिशत परिवर्तन। नेट परसेंटेज चेंज कुल प्रतिशत परिवर्तन। कुल प्रतिशत परिवर्तन यानी कि नेट प्रतिशत, कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आया? तो आप कहोगे सर 71.6% इंक्रीज हुआ। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई आदमी आपसे ये कहता है, अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई मैं किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाऊंगा, फिर मैं उस संख्या को 30% बढ़ाऊंगा, फिर मैं उस संख्या को 10% बढ़ाऊंगा। अगर कोई आदमी यह कहता है कि मैं किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाऊंगा, फिर 30% बढ़ाऊंगा, फिर 10% बढ़ाऊंगा, तो 20%, 30% और 10% का नेट इफेक्टिव ही, इनका नेट इफेक्टिव ही 71.6% के बराबर है। तो आप उससे कहेंगे कि भाई क्यों दिमाग खराब कर रहा है, एक ही बार में 71.6% बढ़ा ले, एक ही बार में 71.6% बढ़ा ले। मतलब तो एक ही है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि पहले दिन मैं आपकी मजदूरी 20% बढ़ाऊंगा, अगले दिन 30% बढ़ाऊंगा, तीसरे दिन 10% बढ़ाऊंगा, तो आप उससे कहेंगे भाई साहब हाथ जुड़वा लो, तुम मेरा जो है एक ही बार में 71.6% बढ़ा लो। यानी कि किसी संख्या को आप सक्सेसिवली लगातार 20%, 30% और 10% बढ़ाओगे, 20, 30 और 10% से सक्सेसिव इंक्रीज करोगे, तो उस संख्या की जो वैल्यू है वो 71.6% बढ़ जाएगी। उस संख्या का जो मान है वो पहले से 71.6% बढ़ जाएगा। समझ में आया? यस और नो जवाब दीजिएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसी को बोलते हैं मेरे प्यार भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? जवाब दीजिएगा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? सक्सेसिव का मतलब प्लस नहीं करना कि 20 बढ़ाया, 30 बढ़ाया, 10 बढ़ाया, नहीं कि इनको जोड़ के तो 60 आएगा, नहीं। सक्सेसिव का मतलब प्लस करना नहीं होता मेरे प्यारे भाई।
क्योंकि आप इनिशियल वैल्यू को नहीं बढ़ा रहे हो, बढ़ाने के बाद जो नई वैल्यू आती है उसी को चेंज कर रहे हो। आपके पॉकेट में 100 रुपए थे, 100 को 20% बढ़ाया, आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो गए। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 120 रुपए को आपने 30% बढ़ाया, अब 156 हो गए। फिर अब 156 को 10% बढ़ाया, 171.6 हो गए। यानी कि टोटल कितने का बदलाव आया? 100 रुपए थे तो आपकी पॉकेट में 171.6 हो गए। तो 100 रुपए से 171.6 हो गया, तो मेरे प्यारे भाई यानी कि कुल कितना बदलाव आया? 71.6% का बदलाव आया, बढ़ोतरी हुई। यानी कि अगर आप किसी संख्या को पहले 20%, फिर 30%, फिर 10% बढ़ाओगे सक्सेसिवली, तो संख्या पे जो नेट इफेक्टिव चेंज आएगा वो 71.6% का आएगा। सर फाइनल वैल्यू 171.6। देखो मेरे प्यारे भाई, आपकी पॉकेट में पहले 100 रुपए थे, 100 से बढ़ के 171.6 हो गए, तो बढ़ा कितना? 71.6 बढ़ा। कितने पर? पहले 100 थे स्टार्टिंग में 100, और परसेंटेज में इंटू 100%, 100 से 100 कट गया, तो आंसर क्या है? 71.6% आया। 71.6% का इंक्रीज हुआ। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। बात बड़ी सिंपल सी है। ठीक है जी, सभी को समझ में आया कि नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है? अब ध्यान से समझिएगा, ये मैंने आपको पहला तरीका बताया, ये मैंने आपको फर्स्ट तरीका बताया मेरे दोस्तों 100 मान के। अब ध्यान समझिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा बहुत प्यार से। मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझा है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई चीज नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही लगातार गुणा करते जाना है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई चीज है ही नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही लगातार गुणा करते जाना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। मैं सेम एग्जांपल को दोबारा से लूंगा, ध्यान से समझिएगा। मैं सेम एग्जांपल को दोबारा से लूंगा, दोबारा से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से सभी लोग ध्यान से समझेंगे मेरे प्यार भाई। माना आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, माना आपकी पॉकेट में 100 रुपए, कितने रुपए हैं? 100 रुपए। माना आपकी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए हैं, 100 रुपए को आपने 20% बढ़ाया। ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी संख्या को आप 20% बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 120%। 120% का मतलब 1.2। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों? 1.2। 1.2 से गुणा होगी। अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं तो 100 रुपए को 20% बढ़ाओगे तो अब आपकी पॉकेट में 100 का 120% गुना या फिर 1.2 टाइम्स हो जाएगा। अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए होंगे, 100 का 1.2 गुना। अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं मेरे दोस्तों, 100 की 1.2 में गुणा करेंगे 120 आएगा। 100 की 1.2 में गुणा करेंगे 120। अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं, अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर मेरी पॉकेट में इतने रुपए हैं। अब मुझे 30%, मुझे इसी वैल्यू को, 100 से कोई मतलब नहीं, मुझे इस वैल्यू को 30% बढ़ाना है। 30%, किसी संख्या को 30% आप बढ़ाओगे तो खुद का 130% हो जाएगी, और 130% का मतलब होता है 1.3। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1.3। मेरी पॉकेट में अब इतने रुपए हैं, मैं इसको 30% बढ़ाऊंगा 30%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1.3। इसमें अब 1.3 से गुणा होगी मेरे प्यारे भाई। 100 की 1.2 और 1.3 में गुणा करके देखो 156 आएगा। यानी कि अब मेरी पॉकेट में इतने रुपए हैं मेरे प्यारे भाई, अब मेरी पॉकेट में इतने रुपए हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ रहा हूं। अब हमारी पॉकेट में इतने रुपए हैं, समझ में आया? अब चुपचाप मुर्दे की तरह सुनते रहो, बाद में बोलना। अब हमारी पॉकेट में इतने रुपए हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे इसको कितना बढ़ाना है? अब मुझे इसको 10% बढ़ाना है। 10%, किसी भी संख्या को अगर आप 10% बढ़ाओगे मेरे दोस्तों तो खुद का 110% हो जाएगी। 110% का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1.1। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 1.1 से गुणा करेंगे, यानी कि अब आपकी पॉकेट में फाइनली इतने रुपए हैं। ये है मेरे प्यारे भाई फाइनल वैल्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ये है बच्चों फाइनल वैल्यू। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट, यस और नो, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ये है फाइनल वैल्यू।
समझ में आया? यानी कि अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे, पहले आपने 100 को 20% बढ़ाया, 1.2 गुना हुआ। फिर जो नई वैल्यू आई है उसको वापस 30% बढ़ाया, 1.3 गुना हुआ। फिर जो नई वैल्यू आई है उसको 10% बढ़ाया, 1.1 गुना हुआ मेरे प्यारे भाई। यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कोई मतलब है ही नहीं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। 100 रुपए था, 100 रुपए को 20% बढ़ाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 से गुणा किया, 100 को 1.2 से गुणा करेंगे 120 आएगा। 120 को 30% बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 से गुणा करा, 120 को 1.3 से गुणा करेंगे 156 आएगा। 156 को 10% बढ़ाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 110% 1.1, 156 को 1.1 से गुणा करा 171.6। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। यानी कि अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे, 100 को आपने 20% बढ़ाया, फिर 30%, फिर 10% सक्सेसिवली बढ़ाया, तो अब आपकी पॉकेट में फाइनली कितने होंगे? इनकी गुणा करके बताओ क्या आ रहा है। इन तीनों की गुणा करके बताओ क्या आ रहा है। इन तीनों की गुणा करके देखो कॉपी में 171.6 आ रहा होगा, 171.6 आ रहा होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही आ रहा है सर, हमने चेक कर लिया। यानी कि आपकी पॉकेट में अगर 100 रुपए थे शुरुआत में, तो 100 से 171.6 हो गया, तो यानी कि कितना इंक्रीज हो गया? नेट चेंज कितना आया? 71.6% की वृद्धि हुई। अगर शुरुआत में 100 रुपए रखोगे तो आपके पर्स में 171.6 रुपए होंगे, यानी कि 71.6% पैसे आपके जो है पर्स में बढ़ जाएंगे। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। तो मैं बस ये समझाना चाहता हूं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई चीज नहीं है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। आप बोलोगे जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। सबसे पहले ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था जिससे कि मैं समझा पाऊं कि सक्सेसिव की परिभाषा क्या होती है। सक्सेसिव की परिभाषा होती है कि किसी संख्या को बदलने से जो नई वैल्यू आती है उसको लगातार चेंज करते जाना है। और नेट परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है? अब मैंने आपको यह समझाया कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई चीज है ही नहीं। इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। आप इस बात को मैंने आपको एक दो तरीके बताए, एक 100 मान के और एक गुणा करके। ठीक है जी, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यार भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्थमेटिक का शाहरुख खान है, रेशियो मेथड मेरे प्यारे भाई, कि आप इस कैलकुलेशन को बिना 100 माने रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। आप इस कैलकुलेशन को बिना 100 माने रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। आप लोग क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। सेम एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, सेम एग्जांपल मेरे प्यारे भाई, कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाना है, फिर 30% बढ़ाना है, फिर 10% सक्सेसिव इंक्रीज करना है, 10% सक्सेसिव इंक्रीज करना है, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल। अब 100 बहुत हो गया। मैंने मान लिया कि आपकी पॉकेट में सपोज x रुपए हैं। माना आपकी पॉकेट में शुरुआत में x रुपए हैं, माना आपकी पॉकेट में शुरुआत में कितने रुपए हैं? x रुपए हैं। ठीक है जी। अब x रुपए को 20% बढ़ाना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5। अगर आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं? x रुपए। x को 20% बढ़ाना है 1/5। किसी संख्या को 1/5 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 + 1/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 6/5 से गुणा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई। यानी कि अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हो जाएंगे। क्लियर? अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हो गए। अब मुझे इसको, अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं, पुराने से कोई मतलब नहीं, अब इतना पैसा ना पॉकेट में, इस पे ध्यान दो। आदमी के पॉकेट में अभी कितना पैसा उस पर ध्यान देता है। अब मेरे दोस्तों इसको 30% बढ़ाना है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। किसी संख्या को 3/10 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मेरे प्यारे भाई 13/10। भाई 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। किसी संख्या को 3/10 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + 3/10 13/10 होगा। यानी कि अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए होंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। अब मुझे प्यारे भाई इसको 10% बढ़ाना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 + 1/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा
1+1/10 यानी कि 11/10, तो मल्टीप्लाई बाई 11/10, यानी कि अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में मेरे दोस्तों x रुपए थे, तो फाइनली आपकी पॉकेट में अब इतने रुपए हो गए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है, और इस बार मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को डेसिमल में ना लिख के फ्रैक्शन में लिखा है। भाई इस चीज में और इस चीज में कोई फर्क नहीं है, बस यहां पे 1.2 लिखा है या 6/5 लिखा है। वहां 1.3 लिखा था या 13/10, वहां 1.1 था या 11/10। अब आप इनका रेशियो लो मेरे दोस्तों, क्या करेंगे आप इनका रेशियो लोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आप इनका रेशियो लोगे। जैसे आप रेशियो लोगे बच्चों, ये x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। तो ये है मेरे दोस्तों, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, x x कट जाएगा। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप बोलोगे सर 1 पैसे की परेशानी नहीं है। यानी कि नीचे आ रहा है बटे 5 गुणा 10 गुणा 10 मेरे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इधर आ जाएगा 5 गुणा 10 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा 500, 500 इधर आ जाएगा, 10 दूसाम 100, 100 पंजे 50 रेशियो। 6 गुणा 13 गुणा 11, 6 गुणा 13 गुणा 11, 13 गुणा 11 143, और 143 की 6 में गुणा करेंगे तो 840 और 18 858, 858। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 500 रेशियो 858, यस और नो। आप बोलोगे 10 दूसाम 100 पंजे 500, भाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना 500 गुणा आया होगी, 6 गुणा 13 गुणा 11 कितना आएगा 858। यानी कि ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर आपकी पॉकेट में 500 रुपए थे तो 500 से बढ़ के 858 हो गए, तो बढ़ा कितना है मेरे दोस्तों 258 रुपए बढ़े, 258 कितने पर मेरे दोस्तों 500 पर, सॉरी 358 बढ़े, कितने बढ़े 358 रुपए बढ़े, 358। आपकी पॉकेट में अगर शुरुआत में 500 थे तो 500 से 858 के कितने बढ़े 358 बटे 500 इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5.6, यानी कि 71.6% का इंक्रीज हुआ। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपकी पॉकेट में अगर शुरुआत में अगर 500 रुपए होंगे ना, अगर आपकी पॉकेट में 500 का नोट होगा तो 500 को पहले 20% बढ़ाओ, फिर 30% बढ़ाओ सक्सेसिवली, फिर 10% बढ़ाओ, तो फाइनल आपके पॉकेट में 858 रुपए बन जाएंगे। 500 रुपए का 858 बन जाएगा, जो कि 71.6% इंक्रीज होगा। यहां से मैं रेशियो मेथड का इजाद कर सकता हूं, मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा यही कैलकुलेशन, मैं करूंगा यही कैलकुलेशन मेरे प्यारे भाई, मैं करूंगा यही कैलकुलेशन, लेकिन शॉर्ट में लिख के